हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने मिशन यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं पढ़ा रहा था आपको इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का आज लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली बना दिया है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। हमारे ईपीएफओ की प्लेलिस्ट है। और ये कोर्स जो है हमने स्टार्ट किया और एक कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा दोस्तों आपके लिए, जो कि 100% सिलेबस कवरेज किया जाएगा इसमें। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली देखे, नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, पॉलिटी पढ़ाऊँगा, और हमारे जो दूसरे लेक्चर्स हैं वो आपको जो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद जितने भी लेबर लॉस हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। और कंपनी जो अमेंडमेंट्स कर रही है उसके बारे में, जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट है 2013, 15, 17, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, सब कुछ आपको इसमें कवर किया जाएगा दोस्तों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए। तो ये फ्री कोर्स रहेगा, आपको कहीं भी कोई भी कुछ एक रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में आपको हम लोग पढ़ाएंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो कहीं भी कोई पेड करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में आपको मिल जाएगा। बस एक काम आपको करना है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, बस उतना ही। ओके, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो हो या दूसरे लेक्चर्स का वीडियो हो लाइव जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है एक मेंबरशिप भी स्टार्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स किताब एवरी मंथ कवर करते आ रहे थे। तो इस मंथ से जो है हम लोगों ने पेड मेंबरशिप कर दिया है उसको। मिनिमम अमाउंट है जस्ट 50 रुपीज़ रहेगा आपको, और कुछ नहीं, राइट। और आपके जो स्पीडी करंट अफेयर्स के जो मैगज़ीन है वो आपको फुल एक्सेस मिलेगा दोस्तों उसमें। वन लाइनर्स हो गए, एमसीक्यूज़ हो गए, कंप्लीट मैगज़ीन के कंप्लीट वीडियोस रहेंगे। और फोर्टनाइटली जो है इसके लाइव डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। फोर्टनाइटली आपके जितने भी डाउट्स हैं, एग्ज़ाम के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है या कौन से एग्ज़ाम की किताब आप चाहते हैं, वो सारा कुछ जो है आप इसमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ डाउट सेशन भी करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा तो हमने फाइनेंस कमीशन तक स्टॉप किया था। तो आज हम बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, सो बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स दोस्तों। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, मिलते हैं आपके एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द करंट ईयर विद बजट एक्सपेंडिचर, ओके, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फॉलोइंग ईयर। क्लियर? तो यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। एंड दिस बजट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि पूरा पिक्चर आपको कम्प्लीटली दिखाया जाता है। एंड क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत बजट को निकाला जाता है? एंड बजट को एक्चुअली एएफएस कहते हैं दोस्तों। इट इज़ नथिंग बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक मिनट। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत आता है ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दिस बजट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। टाइप्स ऑफ बजट की अगर बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक आपको जो है रेवेन्यू बजट होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपको कैपिटल बजट होता है दोस्तों। दोनों के नाम आई एम श्योर कि आपने सुना होगा जब भी अब बजट सेशन चलता है। तो रेवेन्यू बजट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, एक मिनट मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। रेवेन्यू बजट में आपको रिसीट्स होंगे दोस्तों गवर्नमेंट के, और उनके एक्सपेंडिचर होंगे, राइट। एंड रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहा जाता है। और रेवेन्यू रिसीट्स फिर अगेन दे डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक आपको टैक्स रेवेन्यू हो गया, कितना रेवेन्यू हमने कमाया टैक्स से, और कितना रेवेन्यू हमने कमाया नॉन टैक्स से। ठीक है, देखिए बजट 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपको रेवेन्यू बजट हो गया और दूसरा कैपिटल बजट हो गया। रेवेन्यू बजट की बात करें तो इट विल डिवाइड इनटू रिसिप्ट्स, इज नथिंग बट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है ये, कि गवर्नमेंट ने कितना कमाया टैक्स से और कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना एक्सपेंड किया। तो एक रिसिप्ट्स में जो है दोबारा 2 डिविजन्स होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू दोस्तों। ठीक है, और जो भी रेवेन्यू लिया जाता है फ्रॉम वेरियस टैक्सेस नेट टू सेंटर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेट आउट ऑफ करेंट रेवेन्यू उसको कहते हैं, राइट। उसके बाद अगर बात करें कैपिटल बजट की, ठीक है, कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट में आपको इंक्लूड नेट रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस होती है दोस्तों। क्या क्या होता है इसमें? रिकवरी ऑफ
लोन एंड एडवांसेस होते हैं, ठीक है, टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, या फिर स्मॉल सेविंग कलेक्शंस होता है, इसमें स्मॉल सेविंग कलेक्शंस होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, ये मैं कैपिटल रिसिप्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल बजट भी दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया और दूसरा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल रिसिप्ट की मैंने पहले बात की, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, स्मॉल सेविंग कलेक्शंस हो गया। वही अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इन लोन्स दिए हुए हैं स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, या एक्सपेंडिचर हुआ है कैपिटल नेचर, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज़ बजट, व्हाट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। एंड जो टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट हो गया, कैपिटल बजट हो गया, फिर रेवेन्यू अगेन इज डील विद द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रिसिप्ट्स के दो तरह होते हैं, टैक्स रेवेन्यू से जो आता है वहाँ से रेवेन्यू आता है, और नॉन टैक्स से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। एंड कैपिटल बजट में अगर आप देखें तो कैपिटल रिसीट्स होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, जो लोन्स एंड एडवांस है उसको रिकवर करके पैसा लेते हैं, स्मॉल सेविंग कलेक्शन से होता है। वही अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो गवर्नमेंट दी होती है लोन्स, राइट, यू नो, टू स्टेट्स टेरिटरीज, वो सब कुछ इसके अंडर आता है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक डेट। ओके, सो पब्लिक डेट मीन्स द डेट टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये तीन तरह के डेट्स में डिवाइड हो गए, एक आपको एक्सटर्नल डेट हो गया, इंटरनल डेट हो गया, एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है। सो पब्लिक डेट होता क्या है, द डेट विच इज टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोस्तों, ओके। एंड जो पब्लिक डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तीन तरह में इसमें डिवाइड किया गया। पहला क्या है, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट एंड अदर लायबिलिटीज, ओके। देखिए, अदर लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन इंटरनल डेट्स होते हैं, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट, बट इंटरनल डेट में क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल डेट में क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स मार्केट बोरोइंग्स दोस्तों, क्या होता है इसमें, मार्केट बोरिंग्स होता है, मार्केट बोरिंग्स, उसके बाद ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ओके। ट्रेजरी बिल्स हो गया, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं यहीं पे लिखते हैं ना, अच्छा दिखेगा आपको, ओके। उसके बाद स्पेशल सिक्योरिटीज़ होते हैं दोस्तों, ओके। इट विल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल, एक मिनट, स्पेशल सिक्योरिटीज तो क्या क्या होते हैं, एक तो आपको ट्रेजरी बिल्स हो गया, ओके। नेक्स्ट हो गया मेरा स्पेशल सिक्योरिटीज, क्लियर। एंड नेक्स्ट इट विल हैव ए वेस एंड मीन्स एडवांस भी होता है दोस्तों, वेस एंड मीन्स एडवांस, ओके। नेक्स्ट स्मॉल सेविंग्स हो गया, या फिर प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ये सारा कुछ जो है आपको इंटरनल डेट के अंदर आता है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट की बात करें, इट इंक्लूड्स बोरिंग फ्रॉम अदर, ओके। सो एक्सटर्नल डेट क्या होता है, ये बार बार क्यों ऐसा आ रहा है डायलॉग बॉक्स, एक मिनट इसको कट कर देता हूँ। सो एक्सटर्नल डेट की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप बोरिंग्स कर रहे हैं, एक मिनट मैं ये सेटिंग्स थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, ओके। सो एक्सटर्नल डेट्स में आपको वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन लोन्स फ्रॉम IBRD, जो बैंक्स होते हैं ना, IBRD बैंक्स होते हैं, या फिर IDA, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गया, ADB जिसे हम कहते हैं, राइट, या फिर वर्ल्ड बैंक से ले लिया कर्जा, ये सारा कुछ जो एक्सटर्नल डेट्स होता है दोस्तों। एंड यू नो दिस कई तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स भी यहाँ पे इस बैंक से लोन उठाते हैं। सो डेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड इंटरनल डेट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी जो है एक्सटर्नल डेट के अंदर ही आता है, क्लियर हो गया। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेट, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट एंड अदर लायबिलिटीज़। इंटरनल डेट में आपको मार्केट बोरिंग्स इंक्लूड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स इंक्लूड होते हैं, और सिक्योरिटीज़ इंक्लूड होते हैं दोस्तों, स्पेशल सिक्योरिटीज़, राइट। उसके बाद स्मॉल सेविंग्स हो गया, वेस एंड मीन्स एडवांस, ये सब इंटरनल डेट हो गया। एक्सटर्नल डेट की बात करें, यहाँ पे आपको IBRD, IDA, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ओके, जो स्टेट्स भी लेते हैं ना इन लोगों से, ओल्ड बैंक से साइन कर लिया एग्रीमेंट, तो ये भी एक्सटर्नल डेट के अंदर ही आता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग सेक्टर दोस्तों, ओके, जो कि लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि एक एक हिस्सा होता है बैंकिंग सेक्टर में,
सो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, आरबीआई बैंक्स के बारे में, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करके फाइनली हमारा इकोनॉमी का पार्ट ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आज जो टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर, आज एक्चुअली मैं बैंकिंग सेक्टर से ही शुरू करने वाला था, बट आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने बजट का पार्ट मिस कर दिया था। अगर उस वक्त मैं बजट का कवर कर देता तो टुडे वी विल हैव स्टार्ट द बैंकिंग सेक्टर, बट नो इश्यूज़, जो पार्ट हमने मिस किया है उसको भी कवर कर लिया। तो चलिए अभी हम बैंकिंग सेक्टर को शुरू करते हैं। पहले हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग जान लेते हैं दोस्तों। सो कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया की जो हिस्ट्री होती है उसको हम जान लेते हैं पहले। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आपको पूछते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग गोज बैक टू 19th सेंचुरी। इट वाज नोन एज एजेंसी हाउसेस कहा जाता था पहले। पहले बैंक्स को क्या कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज कॉल्ड एजेंसीज हाउसेस। बहुत कम लोगों को पता होगा आई थिंक ये फैक्ट। एंड फर्स्ट सक्सेसफुल बैंक ऑफ इंडिया वाज बैंक ऑफ बंगाल, सेटअप इन 1806। कब सेटअप किया गया था? 1806 में इसको सेटअप किया गया था दोस्तों। फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री वाज अवध कमर्शियल बैंक, जो कि लाया गया था 1881 में। क्लियर? सो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक को लाया गया था दोस्तों। एंड 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर वर 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बैंकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस की नेशनलाइजेशन हम लोगों ने किया था बैंकिंग का, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था ताकि आरबीआई को ये पावर दे सके कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसको हैंडल कर पाएँ या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, रेगुलेट कर पाएँ। ठीक है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर आप देखें उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑब्वियसली आरबीआई रेगुलेट करता है, राइट। तो बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको एम्पावर किया गया है दोस्तों। चलिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करें तो 1969 में जो 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, जो कि जितने भी डिपॉजिट्स है मोर देन 50 करोड्स, डिपॉजिट मोर देन 50 करोड्स जो भी बैंक्स थे, सो 14 बैंक्स को इन्होंने नेशनलाइज किया था। कब? 1969 में दोस्तों। ओके, उसके बाद 1980 में जो है फिर से 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। कितने नेशनलाइज हुए? अभी तो मर्ज करके बहुत कम कर चुके हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट 1969 में कौन से ऐसे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ओके, अभी कैनरा बैंक आंध्रा को मिला दिया गया है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो है 14 बैंक्स हैं जो नेशनलाइज किए गए थे 1969 में, जिनके डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ से दोस्तों। ओके, 1980 में थोड़े बैंक्स को फिर नेशनलाइज किया गया, जैसे आंध्रा बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद हमारे आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट को निकाला था, उसका नाम है SCB, दैट इज नथिंग बट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दोस्तों। सो जो भी बैंक्स के नाम जो है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन किए हुए हैं। आरबीआई एक्ट के जो सेकंड शेड्यूल होता है, आरबीआई एक्ट 1934 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, उसके सेकंड शेड्यूल में जो बैंक्स के नाम इंक्लूड किए गए हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है आपके लिए। ओके, सो उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए बैंकिंग एग्जाम। ये अगर आप बैंकिंग पर्टिकुलरली लिख रहे हैं तो यू शुड गो टू द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 1955, इंपीरियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 में दोस्तों। ठीक है, और इन 1960 में 8 बैंक्स वर नेशनलाइज एंड वर मेड सब्सिडीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1963 में 2 सब्सिडीज बैंक को दोबारा फिर मर्ज कर दिया गया है। 2 सब्सिडीज बैंक क्या क्या थे वो? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर था। आफ्टर मर्जर द 2 वर रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कर दिया गया। ठीक है, समझ में आएगा आपको? इजी कॉन्सेप्ट है। 1959 में क्या किया था इन्होंने? इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसका 1960 में जब 8 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, वर मेड सब्सिडीज ऑफ एसबीआई, और उसके बाद 1963 में फिर 2 सब्सिडीज यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इनका भी मर्जर हुआ था दोस्तों, स्टेट बैंक वालों का भी मर्जर हुआ था। ठीक है, सो फर्स्ट मर्जिंग जो हुआ था वो कौन सी बैंक था? स्टेट बैंक ऑफ, कौन सा था बता पाएंगे आप? जो पहला मर्जर किया गया था, इट इज़ सौराष्ट्र, याद रख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र दोस्तों।
कब हुआ था मर्जर? 13 अगस्त 2008 में, या 2008 में, नॉट 1998, इट्स 2008 में हुआ था। ओके, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ, नेक्स्ट कौन सी बैंक है आप मुझे बता पाएंगे? कौन सा मर्जर किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर दोस्तों, इंदौर को भी मर्ज कर दिया गया था। कब मर्ज किया था ये याद है आपको कुछ? ऑन 2010, उसके ठीक 2 साल के बाद। नेक्स्ट, द रिमाइनिंग 27 नेशनल बैंक्स वर मर्ज इनटू 12 बैंक्स, और रिमाइनिंग जो 27 नेशनल बैंक्स थे उसको मर्ज कर दिया गया था 12 बैंक्स में। ओके, कब? 2017 और 19 में दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा ना कि कैनरा बैंक और आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया था, बहुत सारे ऐसे मर्ज कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ओके, भारतीय महिला बैंक, इस सब कुछ जो है मर्ज करके 1 अप्रैल को इसको कम्प्लीटली मर्ज कर दिया 2017। हैदराबाद की स्टेट बैंक हो गया, मैसूर की स्टेट बैंक, पटियाला की स्टेट बैंक, ट्रावनकोर की, और भारतीय महिला जो कि सिर्फ वुमेंस के लिए बनाई गई थी, भारतीय महिला बैंक BMB, ये भी मर्ज कर दिया गया था इसी के अंडर दोस्तों। क्लियर? उसके बाद विजय एंड देना बैंक बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था 2018 में। यहाँ से अब सारे मर्जर शुरू होने हो चुके थे, विजय एंड देना बैंक। ओके, सो विजय एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में, बॉब जिसे हम कहते हैं, 2018 में इसको मर्ज कर दिया गया था। ये क्या हो रहा है यार? आई थिंक इसको कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, दिखाना पड़ेगा। ओके, IDBI बैंक को जो है एज ए प्राइवेट बैंक बना दिया गया 2019 में, याद रख लीजिए। सो IDBI बैंक में 2019 में इसको प्राइवेट बैंक बना दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे मर्जर्स हुए दोस्तों। आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओके, यूनियन बैंक को मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक वर मर्ज इन कैनरा बैंक, इलाहाबाद को भी मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में। बहुत सारे मर्ज होने के बाद अब सिर्फ 12 बैंक्स बचे हैं। ओके, मर्जर्स इसीलिए होते हैं, देखिए पहला पॉइंट NPS दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जिस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा होता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रिकवर नहीं कर पाएगा, तो जो स्ट्रॉन्ग बैंक होती है उसके साथ इसको रिकवर करने के लिए मर्ज कर दिया जाता है। ये वन ऑफ द मेन रीज़न माना जाता है मर्जर्स का। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लिक्विडिटी के फैक्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट, उसमें हमने इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस आप बेसिक नॉलेज याद रख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट्स आफ्टर 1991। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं, बेसिक नॉलेज है वो। मेन फंक्शंस क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का, चलिए वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि सारा बैंकिंग पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं दोस्तों? दे विल एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, प्रोवाइड द क्रेडिट, ओके, एंड मेन ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट क्या होता है उनका? सिक्योरिटी ऑफ मनी होता है दोस्तों। दे विल प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स, ओके, या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। अरे यार बार बार क्यों आ रहा है भाई? और बिल्स एक्सेप्ट करते हैं, या फिर एडवांस हो गया बेसिस पे वो प्रोवाइड किया जाता है। फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स या फिर इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारा कुछ कमर्शियल बैंक का काम होता है। ठीक है, चलिए। सो डेवलपमेंट्स आफ्टर 1991, किस तरह से हमारा बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट हुआ आफ्टर 1990। अब तक तो हमने देख लिया जितने भी मर्जर्स हैं, बट हम थोड़ा अभी पीछे जाते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिबरेशन वाज बैंकिंग लाइसेंस इन प्राइवेट सेक्टर दोस्तों, क्योंकि 1993 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे फॉर न्यू लाइसेंसेस। उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दैट गाइडलाइंस 10 लाइसेंसेस दिए गए थे। किसको? 10 लाइसेंस को दिए गए थे ड्यूरिंग 1994-95। क्या क्या थे वो? UTI बैंक, अभी जो एक्सिस बैंक हम लोग कहते हैं, इंडस लैंड बैंक हो गया, ICICI बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और HDFC बैंक। ठीक है, उसके अलावा भी सेंचुरियन बैंक लिमिटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंचुरियन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक और IDBI बैंक जो अभी एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई है। तो इन 10 बैंक्स को लाइसेंस ग्रांट किया गया था ऑन बेसिस ऑफ न्यू गाइडलाइंस। कौन से ईयर में इनको लाइसेंस मिला था? 1994, ओके, एंड 1995 में इसको मिला था दोस्तों। फिर इन 2001 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू न्यू गाइडलाइंस फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बेसिस पे 2 नए बैंक ऐड हो गए। एक कौन सा है? एक येस बैंक लिमिटेड है जो कि रिसेंटली घोटाला हुआ था इसका 2019-20 के दौरान। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे डेवलपमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? उसका न्यू प्राइवेट बैंक्स आना शुरू हो चुके थे। उसके बाद 1994 के बाद ये सेंचुरियन बैंक जो है ये बैंक ऑफ पंजाब से मर्ज कर दिया गया लेटर। अभी आपने देखा होगा कि कोई सेंचुरियन बैंक का नाम नहीं रहेगा। इसके बाद डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक आई, ICICI बैंक आई, कोटक बैंक आई, येस बैंक आई, अभी भी चल रहे हैं। देखा होगा कई सारे अकाउंट्स होंगे आपके।
अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं दोस्तों, वो भी जान लीजिए। बैंक ऑफ राजस्थान, जो कि अभी आईसीसी बैंक में मर्ज कर दिया गया था 2000 में, ठीक है। कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, ओके। आईएनजी वैसा बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर व्यासा, लक्ष्मी विलास, नैनीताल, एसबीआई कमर्शियल इंटरनेशनल बैंक साउथ, ओके। साउथ इंडियन बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एसआईबी, बहुत सारे नोटिफिकेशंस इसके पढ़ते रहते हैं। तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, ओके। तो तरह तरह के बैंक्स हैं जो रिसेंटली अभी अदर प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी के अंदर इसको दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप देखें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एस्टैब्लिशमेंट ईयर सब बताना चाहता हूँ, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था, अगर आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 1 1935 दोस्तों, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन 1948, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1 1955, ओके। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फरवरी 1 1964 हो गया, ओके। आईडीबीआई जुलाई 1964 इस्टेब्लिश किया। नाबार्ड आप देख सकते हैं 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आईआरबीआई मार्च 20 1985, सिडबी 1990, एक्जिम बैंक जनवरी 1 1982, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988, सितंबर जो 1956 में जो है वो कौन सी बैंक आई थी, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई थी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972, रीजनल रूरल बैंक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स है कि इसके नोटिफिकेशंस भी पढ़ते रहते हैं, 1975। रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1975, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन 1989, हाउसिंग डेवलपमेंट एचडीएफसी बैंक 1977 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। आई थिंक ये पार्ट मैं स्टार्टिंग ही कवर करना चाहिए था, बट इट्स ओके, एनी हाउ इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ बैंकिंग, तो हम सारा कुछ यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, क्लियर। सो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ मनी और इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, या फिर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। सो नाउ इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज मनी सप्लाई फास्टर दैन द ग्रोथ इन रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम क्या होती है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इंडियन इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम्स थे वहाँ पे डिटेलली मैंने मेंशन किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइएगा वहाँ पे, लेक्चर देखिएगा, ठीक है। क्लियरली मैंने रियल नेशनल इनकम के बारे में बताया है दोस्तों। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई फास्टर दैन ग्रोथ इन रियल नेशनल इनकम। सो मेजर्स टू बी कंट्रोल फॉर इन्फ्लेशन के लिए क्या है? कंट्रोल ऑन मॉनेटरी एक्सपेंशन, कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर इफेक्टिव यूज़ ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनकम और प्राइस में बैलेंस बनाए रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड कंट्रोलिंग ऑफ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑल्सो दोस्तों, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये जो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग है ना, यहाँ अगर आप कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशन वी कैन ईजिली कंट्रोल। और आरबीआई का टारगेट है कि हम इन्फ्लेशन जो है लेस दैन 4% रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो आरबीआई एंड इट्स फंक्शन देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था ऑन अप्रैल 1 1935 को एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इनिशियली इट वॉज शेयर होल्डर्स बैंक, मेजॉरिटी बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन 1949 सिंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। उसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 में इसको कंप्लीटली नेशनलाइज कर दिया गया था दोस्तों, ओके। क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, ओके, एंड डेवलपमेंट प्रमोशनल फंक्शंस की बात करें, ओके। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस एंड डेवलपमेंट प्रमोशनल फंक्शन। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में क्या होता है दोस्तों? देखिए पहला जो है अंडर सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, याद रख लीजिए, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको सिर्फ उसको उसी को ही राइट है कि करेंसीज को इश्यूज कर सके या डिनोमिनेशन को प्रिंट कर सके, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन अंडरटेकन बाय आरबीआई ऑफ इंडिया एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये कन्फ्यूज मत कर लेना आप, ओके। जो स्मॉलर डिनोमिनेशंस हैं, ओके, जैसे 1 रुपी नोट्स हो गया या कॉइन्स हो गया, वो तो आरबीआई ही इशू करता है, बट किसके बिहाफ? ऑन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ये अंडरटेक प्रिंट करना, इसको ये करना, इशू करना, सब आरबीआई एज ए एजेंट की तरह काम करता है। बट अदर डिनोमिनेशन हो गया, वो कंप्लीट राइट आपको आरबीआई के अंडर ही आता है दोस्तों। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या इशू करता है? 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी नोट्स इशू करता है, ओके। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री की सप्लाई करने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो वो आरबीआई सप्लाई करता है। बट 500 के नोट हो गए, 100 के नोट, अदर दैन दैट
₹10, ₹20, ₹50 नोट, ये आरबीआई इशू करता है, ये सोल राइट है, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है दोस्तों। देखिए, इट हैज़ बीन बैंकर टू द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन एज बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हो सकता है। ओके, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑब्लिक टू ट्रांजैक्ट ऑल बिजनेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर बड़ा टसल चलता रहता है। okay? उर्जित पटेल आपको याद है, गवर्नर थे आरबीआई के, तो उनके टाइम पे जब गवर्नर थे तो गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड्स की नीडेड ज़रूरत थी। एंड आरबीआई जो है अपना प्रॉफिट का कई हिस्सा जो है गवर्नमेंट को देता है। तो उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो उन दोनों की गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अनबन हुआ था। तो अजित पटेल जी ने उर्जित पटेल जी ने रिज़ाइन भी कर दिया था एज ए गवर्नर। ओके, बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता है, वो वी आर नॉट गोइंग टू इन दैट, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। So as a banker to the government, it keep cash balances as deposit without interest, receives and makes payment on the behalf of government. Funds को transfer करती है दोस्तों। As agent to the government, the Reserve Bank of India discounts, rediscount treasury bills, उसको खरीदती है, बेचती है मार्केट में, राइट, सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, गवर्नमेंट को फंडिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और बैंकर्स बैंक क्या करती है, मतलब जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनके लिए क्या करती है ये? सो एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर मिलता है कि वो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकती है दोस्तों, राइट। सो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज हैव पेड अप कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व ऑफ मोर देन 5 लाख मे बी इंक्लूडेड एट सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था शेड्यूल बैंक्स किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट, दीज बैंक्स आर नोन एज शेड्यूल बैंक्स and scheduled banks are required to keep a certain percentage of their demand and time liabilities दोस्तों। okay? और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स को टाइम टू टाइम देती है, जैसे लोन्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो डिसाइड करते हैं इसी के बेसिस पे। इट इज़ ऑल्सो फंक्शन एज क्लियरिंग हाउस फॉर कमर्शियल बैंक्स दोस्तों। और नए बैंक्स अगर आप लगाना चाहते हैं उसके लिए भी ये लोग लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? सो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी आरबीआई का ही काम होता है, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या है? आरबीआई जो है कस्टोडियन है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑफ द कंट्री। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी ऑफ IMF एंड member countries. It is also responsible for keeping the exchange rate of domestic currency stable and at a level this is suitable for the economy. So after Foreign Exchange Regulation Act 1973 जब आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर मिल गया था कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। कौन से ट्रांजैक्शन? फॉरेन ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, बिटवीन इंडियन नेशनल एंटिटीज़ एंड फॉरेन एंटिटीज़, ठीक है। उसके अलावा भी कई तरह के सुपरवाइजरी फंक्शंस दिए गए थे इन लोगों को कि आरबीआई कैन सुपरवाइज कंट्रोल द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स सच एज बैंक लाइसेंस, जैसे मैंने कहा आपको ब्रांच एक्सपैंड करना है, उनके एसेट्स लायबिलिटीज़ को लेकर, ओके, वो भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, ये दोनों एक्ट्स, ओके, दिस टू एक्ट्स विल एम्पावर द आरबीआई टू टेक वेरियस स्टेप्स टू कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री। मतलब मार्केट में कितना मनी फ्लो होना चाहिए वो आरबीआई कंट्रोल करती है दोस्तों, ठीक है। बैंक रेट की बात करें, इट इज़ ए रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। मतलब जैसा हम लोग इंडिविजुअल्स हम बैंक से बोरो करते हैं, उसी तरह बैंक्स भी जो है आरबीआई से बोरो करते हैं। जो आरबीआई लोन देता है ना, उस पर इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेट होता है, इट इज कॉल्ड बैंक रेट। इन मॉडर्न इकोनॉमीज बैंक रेट फंक्शन एज इंपॉर्टेंट सिग्नल टू मार्केट पार्टिसिपेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशियो हो गया, CRR जिसे हम कहते हैं, कि एक परसेंटेज ऑफ डिमांड होता है टाइम लायबिलिटीज़, जो कि हर बैंक अब आरबीआई के पास पार्क करती है दोस्तों। क्या करती है? पार्क करके रखती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ओके, इट इज़ अमाउंट एज ए कमर्शियल बैंक नीड्स टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए सिक्योरिटी। हर बैंक जो है अपना जो लिक्विड एसेट्स होते हैं वो कैश में रखना चाहिए, गोल्ड में रखना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सर्टन अमाउंट मेंटेन करना चाहिए। And Reserve Bank is in order to control the expansion of bank rate, it determines percentage of total demand and time liabilities, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, ये भी आपने सुना होगा। जितने भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट्स को, राइट। एंड सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी डिपेंड ऑन रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसके ऊपर डिपेंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी करती है दोस्तों। बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग देयर एडवांसेस, या किस तरह से इसको कंट्रोल करना है वो भी आरबीआई देखती है। उसके बाद आता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक इंश्योरेंस पार्ट है, इंश्योरेंस का नेक्स्ट पार्ट आता है, बट स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है सेबी कहते हैं, ठीक है। सो सेबी वॉज सेटअप ऑन April 12, 1988 एज अ वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट। कब सेटअप किया गया था? 1988 में, ऑन April 12, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी इट वॉज ग्रांटेड स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन January 30, 1992। आफ्टर दैट सेबी इज एम्पावर्ड रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, और इसको एक बोर्ड के जरिए से हैंडल। द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है। इसके कई तरह के रीजनल ऑफिसर्स हैं। कहाँ पे रीजनल ऑफिसर्स है? एक तो कोलकाता में हो गया दोस्तों, ठीक है, दूसरा चेन्नई में हो गया, ठीक है, एंड दिल्ली में हो गया, इसके रीजनल ऑफिसर्स हैं। सो फंक्शंस ऑफ सेबी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। To regulate the stock market and other security markets in the country, to register and regulate brokers and sub brokers working in the securities, to register and regulate mutual funds हो गया, and to register and regulate self regulating organization, और to check कोई भी unfair trade practices चल रही है या क्या कर रहा है वो भी, to prohibit insider trading the securities market दोस्तों, क्लियर। और चलिए उसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि मोर देन 30 मिनट्स हो चुका है। एंड वन मोर टॉपिक जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो इंश्योरेंस का एक टॉपिक है दोस्तों, छोटा टॉपिक है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि उससे उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक। सो इंश्योरेंस की बात करें, सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है दो सेक्टर्स में होती है। या तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का नाम आपने सुना होगा, अरे यार क्यों हो रहा है, या फिर जनरल इंश्योरेंस के नाम आपने सुना होगा। ये दो इंश्योरेंस सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1818 में दोस्तों, कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली जो कंपनी थी उसका नाम था ओरिएंटल, याद रख लीजिए, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओके, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1880 में लाया गया था। एंड जो LIC जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस है अभी भी है, एंड LIC को एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों, okay? 1956 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। राइट, सो इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे, LIC का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है, ओके, एंड इसके 8 जोनल ऑफिसर्स भी रहेंगे आपको, 8 जोनल ऑफिसर्स, ठीक। और LIC भी LIC इंटरनेशनल भी ऑपरेट करता है, श्रीलंका में, केनिया में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें GIC। GIC इज नथिंग बट क्या? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसको पहली बार लाया गया था 1973 में दोस्तों, ठीक है। 4 सब्सिडीज हैं इसके। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि कोलकाता में, NIC जिसे हम कहते हैं, कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर, ओके। उसके बाद आता है नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओके, नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी, NAIC भी नाम आपने सुना होगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली हो गया, और यूनाइटेड इंडिया हो गया। सो 2020 में जो है, 2020 इट्स 2000 में, सो GIC को रीनेम कर दिया गया एज ए GIC-RE, याद रख लीजिए, ओके। इन 2000 दिस GIC हैज़ बीन रीनेम्ड एज GIC-RE दोस्तों, अप्रूव्ड एज ए इंडिया री इंश्योर। एंड 4 सब्सिडीज इसमें भी थे, जैसे कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट था। और इसके जो ऑफिसेस अगर आप देखेंगे तो ये दुबई और लंदन में भी आपको इसके ऑफिसेस देखेंगे, इवन मॉस्कोस में भी यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखाई देंगे, ओके। GIC कब आया था? 1973 में। इसके 4 ब्रांचेस थे, NIC नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कोलकाता हेडक्वार्टर, नेशनल इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन मुंबई था। फिर 2000 में क्या किया इन्होंने? GIC का नाम रीनेम करके GIC-RE कर दिया दोस्तों, ठीक है। और इसके ब्रांचेस आपको दुबई, लंदन, ओके, मॉस्को में भी रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे, ओके। दिस एक छोटा टॉपिक था जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेंबरशिप को भी ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट फाइनल लेक्चर होगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर, ओके। तो चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।